नमस्कार। आजकल देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इस पे बहुत चर्चा हो रही है। तो ये समान नागरिक संहिता क्या है? इसका सामान्य भाषा में अर्थ तो यही है कि भारत के प्रत्येक नागरिक पर एक ही प्रकार के कानून लागू होंगे। तो क्या अभी तक ऐसा नहीं होता था या क्या अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है? तो कानूनों को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक दंड संहिता होती है जिसको क्रिमिनल एक्ट कहते हैं, और दूसरा नागरिक संहिता होती है जिसको सिविल एक्ट या सिविल लॉ कहते हैं। तो भारत में क्रिमिनल एक्ट दंड संहिता सब पे समान रूप से लागू होती है, बिना किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि का भेद किए हुए। लेकिन जो नागरिक कानून हैं जिन्हें सिविल एक्ट कहते हैं, वह लोगों की धार्मिक भावनाओं, परंपरा को देखते हुए धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पे अलग अलग है। सामान्य भाषा में ये कहें कि जो नागरिक कानून है वह समान नहीं है, वो अलग अलग है। तो ये सब नागरिक कानूनों को भी एक ही करना यूसीसी है। अब क्योंकि नागरिक कानून मुख्य रूप से व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं, उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं, तो उन्हें एक रूप में लाना बड़ा कठिन कार्य है। अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। जो लोग नागरिक कानूनों का विरोध करते हैं वो इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बार बार कहते हैं। लेकिन संविधान के अंदर समता का अधिकार भी है, जिसमें कानून के समक्ष समानता ये भी कही गई है। तो ये विषय थोड़ा सा विवादित रहा है। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विवाद संविधान सभा के समय से ही है। उस समय संविधान सभा के बहुत से सदस्य ये चाहते थे कि जिस प्रकार दंड संहिता सब पर समान रूप से लागू है या लागू होगी आगे संविधान लागू होने के बाद, उसी प्रकार नागरिक कानून भी सब पर समान रूप से लागू हो। लेकिन कुछ विशेष समुदायों ने, धर्म ने इनका विरोध किया, तो सहमति बन नहीं पाई। तो दंड संहिता तो सब पर समान रूप से लागू 26 जनवरी 1950 से ही है। लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ के, जो हिंदू परिभाषा में जो धर्म और संप्रदाय आते हैं, उन्हें छोड़कर अन्य धर्म, उनके अपने अपने व्यक्तिगत कानून हैं, पर्सनल लॉ हैं। विवाह के संबंध में, उत्तराधिकार के संबंध में, संपत्ति विभाजन के संदर्भ में। 1955 में हिंदू कोड बिल आया,
उस बिल के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 कानून बनाए गए। मैरिज एक्ट, विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार का नियम, संपत्ति बंटवारे का नियम आदि। और अभी हाल में ही हिंदू संपत्ति अधिनियम में शायद 2015 में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो उसमें संशोधन करके जो संपत्ति में अधिकार हैं वो स्त्रियों को भी दिया गया। शायद ऐसा है, अब है। तो ये जो नागरिक कानून है ये रिफॉर्म्स के अनुसार बनते हैं, धार्मिक सुधार के अनुसार। हिंदू कोड बिल के आने से हिंदुओं में बहुत से धार्मिक सुधार हुए। प्रारंभ में उनका भी बहुत विरोध हुआ और तीखा विरोध हुआ। संविधान सभा में ही विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे समाज ने उसे स्वीकार किया। और ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से ही इसकी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता महसूस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी और कुछ राज्यों के हाई कोर्ट ने भी सरकार को इस बारे में कई बार कहा। मुख्य रूप से 1985 में जब शाहबानो का चर्चित केस आया, उसमें निर्णय देते हुए आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कहा कि भाई देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, इसके लिए आप प्रयास करें। शाहबानो के पक्ष में वो निर्णय था, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने, क्योंकि उसके पास प्रचंड बहुमत था, 400 से 402, 403 ऐसे सीटें थी, तो उसने उस निर्णय को बदल दिया। संभवतः शायद ये पहली बार हुआ कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को विधायिका ने, संसद ने बदला। दबाव में बदला, पर बदला। उसके बाद 2017 में शायरा बानो केस आया, 3 तलाक वाला। उस समय भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि भई आप समान नागरिक संहिता लाएं, जिससे जो बार बार विवाद होता है वो मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता ना होने से महिलाओं को बहुत हानि होती है, बहुत सहन करना पड़ता है, यहाँ तक है कि उनको वह शोषण का शिकार भी होती है। तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कहा। और अभी हाल में ही एक केस आया राजस्थान में, जिसमें मीणा समुदाय का एक पुरुष अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद, तलाक मांगता है। पत्नी मना करती है तलाक देने से। न्यायालय में पत्नी इस बात का तर्क देती है कि भले ही हमने विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत किया हो, लेकिन क्योंकि मीणा राजस्थान में अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो उन पर ये लागू नहीं होता। तो इसलिए जब ये लागू ही नहीं होता हिंदू मैरिज एक्ट, और जनजातियों को जो विशेष सुविधा दी गई है वो इसलिए दी गई है कि वो बहुत कम हैं, उनकी जनसंख्या एकदम कम ना हो जाए, तो उसके अंतर्गत उसमें विवाह विच्छेद
संबंध विच्छेद, तलाक का प्रावधान ही नहीं है, तो मैं तलाक नहीं देती। न्यायालय ने इस तर्क को माना और उस पुरुष को तलाक नहीं मिला। वो पुरुष दिल्ली उच्च न्यायालय आया, उसने अपना तर्क दिया दिल्ली उच्च न्यायालय में कि भाई क्योंकि मैंने हिंदू रीति रिवाजों से हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह किया, तो मुझे उसके अंतर्गत तलाक क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सरकार को कहा कि आप नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लाइए, जिससे ये जो पारिवारिक विवाद हैं उनको सुलझाने में सुविधा हो। तो ये पृष्ठभूमि रही और संविधान सभा में भी इस पे वाद विवाद हुआ, पर जब सहमति नहीं बन पाई तो हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू कोड बिल के अनुसार ये सब, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अधिकार अधिनियम, ये सब तो बना दिए गए, लेकिन कुछ अन्य धर्मों को छोड़ दिया गया और संविधान के खंड 4 में और अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत यह रखा गया कि सरकार समान नागरिक संहिता लाने के लिए, यूसीसी लाने के लिए प्रयास करेगी। तो अब कुछ लोग तर्क देते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कई बार मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों में हमेशा मौलिक अधिकारों को ऊंचा रखा, और ये भी कहा जाता है मौलिक अधिकार हमारी संविधान की आत्मा है। तो पर उसी उच्चतम न्यायालय ने, उन्हीं उच्च न्यायालय ने कई बार सरकार को समान नागरिक संहिता लाने के लिए कहा है। और देश में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, अभी शायद उत्तराखंड में भी आने वाला है, आ गया है ऐसे ही, जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार अगर इस पर अधिनियम लाती है और क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, वो पास भी हो जाता है, तो हो सकता है इसे उच्चतम न्यायालय में चैलेंज हो, चुनौती हो। उच्चतम न्यायालय क्या व्याख्या करता है देखते हैं। पर एक आम भाषा में ये ठीक लगता है और यह न्यायपूर्ण भी है कि सबके लिए समान नागरिक कानून होने चाहिए बिना किसी भेदभाव के। जैसे दंडात्मक कार्यवाहियाँ समान होती हैं, उसी प्रकार संपत्ति का बंटवारा, महिलाओं का अधिकार, उत्तराधिकार का नियम, विवाह का नियम, ये समान होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।